बच्चों, हमने गद्य की विधाओं में निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, जीवनी, आत्मचरित्र, विभिन्न प्रकार की विधाओं का अध्ययन किया है। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण विधा है आत्मकथा। और आत्मकथा लेखन में सैयद हैदर रजा, जिन्होंने आत्मा का ताप नामक ग्रंथ लिख करके कीर्तिमान स्थापित किया है। सैयद हैदर रजा 22 फरवरी 1922 को मंडला जिले के बाबरिया गांव में पैदा हुए। आपने 12 वर्ष की छोटी उम्र में ही अपनी कूंची थाम लिया और रेखा चित्र और चित्र बनाने लगे। आपने स्कूली शिक्षा नागपुर बोर्ड से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। हाई स्कूल से निकलने के बाद कला की दुनिया अपनाने का फैसला किया सैयद हैदर रजा साहब ने। लिहाजा उन्होंने सन 1943 में नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया। अपनी तालीम को आगे बढ़ाते हुए 1943 ईस्वी में मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स पहुंच गए। मुंबई के बाद रजा साहब सन 1950 में पेरिस गए, जहां उन्होंने 1953 तक तालीम हासिल की। वहाँ उन्होंने अपना स्टूडियो स्थापित किया और वहीं पर उन्होंने फ्रांसीसी नागरिक जेनिन से विवाह किया। सन 2002 में जेनिन के निधन के बाद जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा फ्रांस में व्यतीत किया, लेकिन भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी। 2011 में फिर भारत लौट आए। रजा ने M.F. हुसैन, S.N. सूजा, K.H. आरा, H.A. गौरे आदि के साथ मिलकर बंबई में प्रगतिशील कलाकार संघ की स्थापना की। सन 2010 में क्रिस्टीज में नीलामी में रजा की कृत सौराष्ट्र 16 करोड़ 42 लाख में बिकी। रंग और कूंची से चित्रकला के विश्व कैनवास पर भारतीय अवधारणाओं और आइकनोग्राफी को शोहरत की बुलंदी पर पहुंचाने और आधुनिक चित्रकला की विशाल विरासत को भारतीय चित्रकार सैयद हैदर का लंबी बीमारी से 23 जुलाई 2016 को निधन हो गया। वे 94 वर्ष के थे। अपनी अमूर्त कलाकृतियों के माध्यम से बिंदु, प्रकृति पुरुष और नारी जैसी अवधारणाओं को कैनवास पर उकेरने वाले रजा साहब महान चित्रकार थे। 2014 में भी एक अन्य कृति 18 करोड़ 42 लाख रुपए में बिकी थी। बच्चों, आत्मा का ताप जो है रजा साहब का, यह उनकी आत्मकथा का एक अध्याय है। यह आत्मकथा है क्या? वास्तव में आत्मकथा जब किसी व्यक्ति द्वारा अपनी जीवनी खुद लिखी जाती है और उसे आत्मकथा के रूप में दुनिया जानती है। कहने का भाव ये है कि जब कोई व्यक्ति अपनी जीवनी खुद लिखता है तब उसे आत्मकथा कहा जाता है। आत्मकथा किसी ख्यात प्राप्त लेखक या व्यक्ति के जीवन की आत्मा भी व्यक्ति है। इसमें लेखक की आप बीती और जग बीती रहती है। अब आत्मकथा का स्वरूप क्या है? वास्तव में व्यक्तिगत डायरी, संस्मरण तथा व्यक्तिगत निबंध आदि सभी को आत्मकथा का अंग माना जा सकता है। क्या क्या?
व्यक्तिगत डायरी, संस्मरण तथा व्यक्तिगत निबंध आदि सभी को आत्मकथा का अंग माना जा सकता है, किंतु एक व्यापक पृष्ठभूमि में जीवन के अनुभवों और अनुभूतियों का क्रमिक निरूपण होता है। आत्मकथा प्रथम पुरुष में लिखी जाती है, क्योंकि लेखक स्वयं अपने बारे में लिखता है। अब आखिर ये आत्मकथा लिखने का उद्देश्य क्या है? आत्मकथा लिखने का उद्देश्य है आत्माभिव्यक्ति। आत्माभिव्यक्ति मनुष्य का सहज लक्षण है, इसे आप कमजोरी भी कह सकते हैं। इन्हीं लक्षणों से प्रेरित होकर व्यक्ति जो है आत्मकथा लिखता है। अपने जीवन में सहायक सुख दुख की अनुभूतियों का बंटवारा एक दूसरे से करने के लिए, अनुभूतियों के भार को दूसरे में बांटकर अपने भार को हल्का करने के लिए और अपनी सच्चाई उजागर करने के लिए। आत्मकथा लेखन जो है आत्मनिर्माण, आत्म परीक्षण या आत्मसमर्पण, अतीत की स्मृतियों को पुनर्जीवित करने में अपने आप को अन्वेषित करने का सात्विक मोह है लेखक का। लेखक द्वारा आत्मकथा में आत्मांकन, आत्म परिचय करने और आत्मोन्नति की विवेचना करने के लिए लिखता है वो। इसका दूसरा उद्देश्य हो सकता है कि लेखक के अनुभवों का लाभ अन्य लोगों को भी प्राप्त हो सके, कि जीवन में लेखक को क्या क्या अनुभव मिले हैं, किस तरह से वह संघर्ष में जीवन जिया है, क्या क्या उसके जीवन में अच्छाइयाँ आई हैं, कौन कौन ने उन्हें सहयोग किया है, किस किस ने उन्हें अभिप्रेरित किया है। ये सारी बातें आत्मकथा लिखने के लिए लेखक जो है वह कलम उठाता है। लेखक के अनुभवों का लाभ अन्य लोग भी पा सकें। यदि धर्म, राजनीति अथवा साहित्यिक इतिहास निर्माण में किसी व्यक्ति का महत्वपूर्ण हाथ रहा हो तो अवश्य पाठक उस व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ना पसंद करते हैं। जैसे कोई धार्मिक महापुरुष या कोई धर्म या राजनीतिज्ञ या कोई साहित्यकार या कोई साहित्य मनीषी उसे प्रेरित किया हो और साहित्य का इतिहास निर्मित करने में किसी व्यक्ति का महत्वपूर्ण हाथ रहा है तो निश्चित रूप से लोग उसे पढ़ना भी पसंद करते हैं। और जो आत्मकथा लेखक है वह बड़ी बारीकी से उसे प्रस्तुत करता है। आत्मकथा लेखक को मूल कलात्मक अभिव्यक्ति की प्रेरणा हो सकती है। प्रेरक उद्देश्यों से प्रभावित होकर आत्मकथा की रचना होती है। आत्मकथा लेखन में कुछ बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, उसका हमेशा लेखक जो है अपने ध्यान में रखता है। वास्तव में आत्मकथा में सच्चाई का उल्लेख हो, पहली शर्त है। दर्पण की तरह सब कुछ साफ साफ खोल कर रख देना चाहिए। आत्मकथा में केवल आत्मस्तुति ही नहीं बल्कि उन पहलुओं का भी समावेश होना चाहिए जो लेखक की कमियों को भी उजागर करे। परंतु ध्यान रहे, जो विवादित पहलू हैं यथासंभव उनसे बचना चाहिए। मनगढ़ंत काल्पनिक बातें जो कि सत्यता की कसौटी पर जांची परखी न जा सकें का उल्लेख करने से परहेज करना चाहिए लेखक को। दूसरों पर अनावश्यक छींटाकशी से बचना चाहिए। जीवन के शिक्षाप्रद अनुभवों का उल्लेख अवश्य हो जिससे लोग उससे अभिप्रेरित हो सकें। अत्यंत गोपनीय तथ्य जो लेखक के साथ साथ किसी अन्य के चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालें उनका उल्लेख नहीं करना चाहिए। लेखक को उससे बचना चाहिए। जीवन के उन सभी अनुभवों को बांटना चाहिए जो लोगों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हों, प्रेरक हों, लोग पढ़ करके प्रेरित हो सकें। आत्मकथा बहुत सारे लेखकों ने लिखी हैं, बहुत मनीषियों ने लिखी है। जैसे हमारे महात्मा गांधी
सत्य के प्रयोग उनकी जो है आत्मकथा है, लेकिन उसका वो अनुवाद है। इसी तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू की मेरी कहानी यह भी अनुदित है। मूल आत्मकथा लेखकों में सैयद हैदर रजा के अतिरिक्त डॉक्टर रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग बहुत प्रसिद्ध हुई है। डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा अर्धकथा, मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा, मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास जी की हिंदी जगत में बहुत प्रसिद्ध हुई है। फणीश्वर नाथ रेणु की आत्मपरिचय, उपेंद्र नाथ अस्क की चेहरे अनेक, रामदरस मिश्र की आत्मकथा समय सहचर है, नरेश मेहता की हम अनिकेतन, कमलेश्वर जी की जो हमने जिया, विष्णु प्रभाकर की पंखहीन, राजेंद्र यादव की मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, पद्मा सचदेव जी की कस्तूरी कुंडल बसे और मैत्रेयी पुष्पा की कुछ कही कुछ अनकही आदि जो हैं आत्मकथाएं हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध हैं। आत्मा का ताप आत्मकथात्मक पुस्तक आत्मा का ताप एक अध्याय है। जैसा मैंने पूर्व में भी आपसे बताया कि आत्मा का ताप रजा साहब की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसका एक अध्याय है आत्मा का ताप। इसका अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद मधुबी जोशी जी ने किया है। यह सैयद हैदर रजा ने चित्रकला के क्षेत्र में अपने आरंभिक संघर्षों और सफलताओं के संबंध में बताया है। एक कलाकार का जीवन संघर्ष और कला संघर्ष, उसकी सर्जनात्मक बेचैनी, अपनी रचना में सर्वत्र झोंक देने का जुनून, पूरी तरह से समर्पित हो जाने का जुनून, ये सारी बातें इसमें बहुत रोचक व सहज शैली में समाई हुई हैं, उभर कर आई है। लेखक सैयद हैदर रजा ने स्कूल की परीक्षा में 10 विषयों में से 9 विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त की। ये उनके आत्मा के ताप का अंश है। और किस तरह से आत्मा का ताप निबंध लोगों के लिए प्रेरक बन सकता है, तो सैयद हैदर रजा साहब लिखते हैं कि स्कूल की परीक्षा में 10 विषयों में 9 विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त की। आपके पिता रिटायर हो चुके थे, इसीलिए वे नौकरी की तलाश में थे। तभी उन्हें गोदिया में ड्राइंग टीचर की नौकरी मिल गई। महीने भर के अंदर उन्हें मध्य प्रांत की ओर से छात्रवृत्ति मिली और वे जे स्कूल ऑफ आर्ट में प्रवेश के लिए मुंबई गए और वहाँ दाखिला बंद हो चुका था। उनकी छात्रवृत्ति वापस ले ली गई, परंतु उन्हें मुंबई पसंद आई, अतः वे वहीं रहने लगे। उन्हें वहाँ एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिजाइनर की नौकरी मिल गई तथा साल भर के मेहनत के बाद स्टूडियो के मालिक जलील व मैनेजर हुसैन ने उन्हें मुख्य डिजाइनर बना दिया। दिन भर काम करने के बाद वह पढ़ने के लिए मोहन आर्ट क्लब जाते। वो जेकब सर्कल में टैक्सी ड्राइवर के घर सोते थे। वह ड्राइवर रात में टैक्सी चलाता था और दिन में सोता था। इस तरह इनका काम चलता था। एक रात 9 बजे वह कमरे में पहुंचा तो वहाँ पुलिस वाला खड़ा था। पता चला कि यहाँ हत्या हुई है और वह घबरा गया। तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर उसने कमिश्नर से मिलकर सारी बात बताई। कमिश्नर ने बताया कि टैक्सी में किसी ने सवारी की हत्या कर दी थी। अगले दिन जलील साहब ने सारी कहानी सुनाने के बाद उसे और डिपार्टमेंट में कमरा दे दिया। जलील साहब ने कई दिनों तक लेखक को देर रात तक स्केच बनाते हुए देखा था, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने अपने फ्लैट का एक कमरा लेखक को दे दिया। लेखक पूरी तरह काम में डूब गया और 1948 में
उसे बॉम्बे सोसाइटी का स्वर्ण पदक मिला। इस पुरस्कार को पाने वाला यह सबसे कम आयु का कलाकार था। 2 वर्ष बाद इन्हें फ्रांस सरकार की छात्रवृत्ति मिली। नवंबर 1943 में आर्ट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में लेखक के 2 चित्र प्रदर्शित हुए। अगले दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में कला समीक्षक रूडोल्फ वान लेडन ने लेखक के चित्रों की तारीफ की। दोनों चित्र 40-40 रुपए में बिक गए। ये पैसे उनकी महीने भर की कमाई से अधिक थे। लेखक को प्रोत्साहित देने वालों में वेनिस अकादमी के प्रोफेसर वाल्टर लैंगहैमर भी थे। उन्होंने उसे काम करने के लिए अपना स्टूडियो दे दिया। वे द टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्ट डायरेक्टर थे। लेखक दिन में बनाए हुए चित्र उन्हें दिखाता, उनका काम निखरता गया। लैंगहैमर उनके चित्र खरीदने लगे। 1947 में वह जे स्कूल ऑफ आर्ट का नियमित छात्र बन गया। सन 1947 व 48 के वर्ष बहुत कठिन थे। लेखक के संघर्ष का यह वर्ष था और निरंतर जब से वो बम्बई पहुंचा है संघर्ष पर संघर्ष झेल रहा है। और जो कला निखरती है तो इन्हीं संघर्षों से ही। पहले लेखक की माता, फिर पिता का देहांत हो गया। देश में आज़ादी का उत्साह था, परंतु विभाजन की त्रासदी थी। दोनों चीज़ें एक साथ थी। आज़ादी तो मिली, पर हमारे देश का विभाजन हो गया, ये त्रासदी बहुत बड़ी थी। लेखक युवा कलाकारों के साथ रहता था। उन्हें लगता था कि वे पहाड़ हिला सकते हैं। एक युवा में जो जोश होता है, सभी अपनी क्षमता के अनुसार बढ़िया काम करने में जुट गए। लेखक 1948 में श्रीनगर जाकर चित्र बनाए। तभी कश्मीर पर कबायली हमला हुआ। हालांकि लेखक ने भारत में रहने का फैसला किया, पर बारामूला तक गया, जिसे घुसपैठियों ने ध्वस्त कर दिया था। लेखक के पास कश्मीर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला का सिफारशी पत्र था, जिसके आधार पर वह यात्रा कर सका। इस यात्रा में उसकी भेंट प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये ब्रांसा से हुई। उसने लेखक की चित्रों की प्रशंसा की, परंतु उन्हें रचना का अभाव बताया। उसने सेजा का काम देखने की सलाह दी। लेखक पर इसका गहरा प्रभाव हुआ। मुंबई आकर उसने एलायंस फ्रांसे में फ्रेंच भाषा सीखी और 1950 में फ्रेंच दूतावास में सांस्कृतिक सचिव से हुए वार्तालाप के बाद उन्हें 2 वर्ष की छात्रवृत्ति मिल गई। लेखक 2 अक्टूबर 1950 को फ्रांस के मार्सोई पहुंच गए। बम्बई में उसमें काम करने की इच्छा थी। आत्मा का ताप चढ़ा। ताप लोगों को दिखाई देता था, लोग सहायता करते थे। वह युवा कलाकारों से कहता है कि चित्रकला व्यवसाय नहीं, आत्मा की पुकार है। इसे अपना सर्वस्व देकर ही कुछ ठोस परिणाम मिल पाते हैं। केवल जहरा जफरी को काम करने की लगन मिली। वह दमोह शहर के आसपास के गांवों के साथ काम करती है। लेखक यह संदेश देना चाहता है, कुछ घटने के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे न बैठे रहो, खुद कुछ न कुछ करो। अच्छे संपन्न परिवारों के बच्चे काम नहीं करते, जबकि उनमें तमाम संभावनाएं बनती हैं, ऐसा रजा साहब का मानना है। रजा साहब बुखार से, छटपटाते से अपनी आत्मा को संतप्त किए रहते हैं। उसकी बात कोई महत्वपूर्ण नहीं है, पर उसमें काम करने का संकल्प है। वो जो आत्मा का ताप है, वो भीतर की जो संवेदना है, वही जो है उनको कलमकार, रचनाकार, चित्रकार बनाती है। चूँकि उनके मन में काम करने का एक संकल्प समाया हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता भी कहती है
कि जीवन में कुछ है तनाव के कारण है। जीवन का पहला चरण बचपन एक जागृति है, लेकिन लेखक के लिए बंबई का दौर ही जागृति का चरण था। वह कहता है पैसा कमाना महत्वपूर्ण होता है, अंततः वह महत्वपूर्ण नहीं होता। पैसा महत्वपूर्ण तो है पर अंततः वो महत्वपूर्ण नहीं होता। उत्तरदायित्व पूरे करने के लिए पैसा जरूरी है, लेकिन इतना भी ज़्यादा पैसा ना हो कि आगे चल करके वो सिरदर्द बन जाए। अब हमने आत्मा के ताप पर आपसे चर्चा की, अब प्रश्नों के माध्यम से इसको देखते हैं। रजा साहब ने अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश क्यों नहीं स्वीकार की? वास्तव में रजा साहब ने अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश इसलिए नहीं स्वीकार की क्योंकि मुंबई में रहकर अध्ययन करने का निर्णय उन्होंने कर लिया था। उन्हें मुंबई शहर का वातावरण, गैलरियां और मित्र पसंद आ गए। चित्रकारी की गहराई को जानने समझने के लिए मुंबई जो है बहुत अच्छी जगह थी, और साथ ही उसे वहाँ एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिजाइनर की नौकरी भी मिल गई थी। इस कारण से उन्होंने अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी को ठुकरा दिया। अब बंबई में रहकर कला के अध्ययन के लिए रजा साहब ने कौन कौन से संघर्ष किए, अभी हमने आपसे इसकी चर्चा की है। बंबई में रहकर कला के अध्ययन के लिए रजा साहब ने बहुत बड़ा संघर्ष किया। सबसे पहले उन्होंने एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिजाइनर की नौकरी की। वे सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक वहाँ काम करते थे। फिर मोहन आर्ट क्लब में उन्हें अध्ययन करने जाना पड़ता था। पहला हुआ नौकरी, फिर हुआ अध्ययन करना। उन दिनों रात को सोने के लिए उन्हें एक परिचित ड्राइवर के कमरे पर जाना पड़ता था। कुछ दिन बाद उन्हें स्टूडियो के आर्ट डिपार्टमेंट में कमरा मिल गया। उन्हें फर्श पर सोना पड़ता था। वे रात के 11-12 बजे तक चित्र व रेखा चित्र बनाते थे। उनकी मेहनत को देखकर उन्हें मुख्य डिजाइनर बना दिया गया। कठिन परिश्रम के कारण उन्हें मुंबई आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ, जो उनके जीवन का यह माने बदलाव का समय था, और यहीं से वो अभिप्रेरित होते हैं। सन 1943 में उनके चित्रों की प्रशंसा हुई। उनके चित्र 40-40 रुपए में बिक गए। वेनिस अकादमी के प्रोफेसर वाल्टर लैंगहैमन ने उन्हें अपना स्टूडियो दे दिया। लेखक दिन भर मेहनत करके चित्र बनाता था और लैंगहैमर साहब उन्हें खरीदते और खरीदवाते, बिछवा देते थे। इस प्रकार लेखक इतने रुपए कमाने लगे कि नौकरी छोड़कर जे स्कूल ऑफ आर्ट का नियमित छात्र बनकर कला का अध्ययन करने लगा। ये उनका रहा संघर्षमय जीवन। रजा साहब के जो पसंदीदा कलाकार हैं वे थे सेजा, वान गॉग, गोगांग, पिकासो, मातिस, शागाल आदि। एक बात बहुत अच्छी कही थी प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये ने कि तुम्हारे चित्रों के रंग हैं, भावना है, लेकिन रचना नहीं है। ये बात मैंने आपसे चर्चा की थी। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चित्र इमारत की तरह बनाया जाता है। आधार, नींव, दीवारें, बीम, छत, तब जाकर वह टिकता है। रजा पर इस बात का बहुत गहरा असर पड़ा। मुंबई लौटकर उन्होंने फ्रेंच सीखने के लिए अलियांस फ्रांसे में दाखिला लिया। उनकी रुचि फ्रेंच पेंटिंग में पहले से ही थी। यदि रजा साहब को जलील साहब जैसे लोगों का सहारा न मिला होता तो क्या तब भी वे एक जाने माने चित्रकार होते? सोचिए, रजा साहब को जलील साहब जैसे लोगों का सहारा न मिला होता तो एक जाने माने चित्रकार क्या बन पाते? उनके अंदर चित्र बनाने की अदम्य इच्छा थी,
लेखक बचपन से ही प्रतिभाशाली था, उसे आजीविका का साधन मिल गया था, परंतु उसने नौकरी छोड़कर चित्रकला सीखने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत की। मेहनत करने वालों का साथ कोई न कोई देता ही है। जलील साहब ने भी उनकी प्रतिभा, लगन, निष्ठा और मेहनत को देखकर उनकी सहायता की। लेखक के उत्साह और संघर्ष करने की क्षमता, काम करने की इच्छा उसे महान चित्रकार बनाती। एक बहुत अच्छी बात रजा साहब ने कही है कि चित्रकला व्यवसाय नहीं, अंतरात्मा की वो पुकार है। वास्तव में यह बात बिल्कुल सत्य है कि चित्रकला जो है वो व्यवसाय नहीं, अंतरात्मा की पुकार है। परंतु आज व्यवसाय प्रधान युग में हर कला बिक रही है। भारत के सर्वाधिक विख्यात चित्रकार M.F. हुसैन की एक एक कृत करोड़ों रुपयों में बिक रही है। अन्य कलाकार भी इसके माध्यम से धन कमाने में लगे हुए हैं। अतः अब यह कला व्यावसायिक होती जा रही है। कला के संबंध में रजा साहब के जो विचार हैं, वास्तव में उन्होंने बहुत ठोस शब्दों में इस बात पर बल दिया है कि चित्रकला को आप व्यवसाय न बनाइए, वह भीतर से जन्म लेती है। इसे अपना सर्वस्व देकर ही ठोस परिणाम पाया जा सकता है। वे कठिन परिश्रम को महत्वपूर्ण मानते हैं। उन्हें इस बात पर आश्चर्य होता है कि अच्छे से अच्छे संपन्न परिवारों के बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, जबकि उनमें तमाम संभावनाएं छिपी हुई हैं। उनका मानना है युवा वर्ग को स्वयं आगे बढ़कर विभिन्न क्षेत्रों में पहल करनी चाहिए। किसी विशेष घटना के घटने का इंतजार नहीं करना चाहिए। सैयद हैदर रजा का मानना है कि एक कलाकार के अंदर एक सृजनात्मक बेचैनी होनी चाहिए, एक संवेदना होनी चाहिए। अगर वो सृजनात्मक बेचैनी नहीं है तो वह रचनाकार नहीं बन सकता, वह चित्रकार नहीं बन सकता, वह कलाकार नहीं बन सकता। उसे अपनी रचना अर्थात कलाकृति में सर्वस्व झोंक देने का जुनून होना चाहिए। कलाकृति में सर्वस्व झोंक देने का जुनून होना चाहिए। कला में उदात्तता होनी चाहिए। वास्तव में आत्मा का ताप पाठ का उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य से यह पाठ जो है आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है? वास्तव में आत्मा का ताप इस पाठ में देश के नवयुवकों को लेखक ने बताया है कि व्यक्ति के मन में कुछ करने की लगन हो तो कठिनाइयाँ उसके मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकती। इस पाठ का उद्देश्य नवयुवकों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। कार्य करके ही व्यक्ति महानता को प्राप्त कर सकता है। भाग्य के भरोसे रहना उचित नहीं है। लेखक ने नौकरी करते हुए, मेहनत से पैसे कमाते हुए अपना अध्ययन जारी रखा तथा अपनी मंजिल को प्राप्त किया। तो देश के नवयुवकों को रजा साहब संदेश देते हैं कि भाग्य के भरोसे मत रहो, मेहनत करो, पसीना बहाओ। जैसे परिश्रम, जब पसीना बोया जाता है, परिश्रम किया जाता है तो व्यर्थ नहीं जाता। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं सबने पसीना बहाया है, मेहनत की है। और रजा साहब ने जो चित्रांकन के माध्यम से पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, उसके पीछे उनकी मेहनत, लगन, निष्ठा, परिश्रम, पसीना था, जो आज पूरे विश्व में उनका गुणगान किया जाता है।